हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज जिम्नोस्पर्म। लेकिन थोड़ा सा टेरिडोफाइटा के बारे में रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था टेरिडोफाइटा में कि टेरिडोफाइटा में डिफरेंट काइंड के होम स्पोर्स जो थे वो शुरू हो गए थे। होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर के बारे में बात की थी हमने कि होमोस्पोर होता है और एक हेट्रोस्पोर होता है। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइटा में क्या था कि होमोस्पोर है, लेकिन जो हेट्रोस्पोर होता है वो 9 जेनरा में मिलता है। ये क्वेश्चन की में मिल जाता है और एक जो है वो ओड जेनरा आपको मिल जाएगा तो कन्फ्यूजन होएगा। तो ये जो हेट्रोस्पोर है इसके 9 जेनरा को आप याद रखना, सेल्विनिया, साल्विनिया और सेलेजिनेला। ये हमने बार बार इसके बारे में बात की थी हेट्रोस्पोर में। लेकिन जो इसके और जेनरा बच गए 7 उनको भी याद करना, मार्सेलिया, अजोला, स्टाइलिट्स, आइसोइट्स, पिलुलेरिया, प्लाइटोजोमा और रिजेनिलिडियम। तो इनको प्लीज़ हेट्रोस्पोर को जरूर याद कर लेना। यहाँ पे तब क्वेश्चन की फॉर्म बनती है तो उसमें पूछ लिया जाता है कौन सा हेट्रोस्पोर है, और ये कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। और हम रिकॉल करते हैं कि हेट्रो इसमें हमने क्या पढ़ा था टेरिडोफाइटा में। ये पढ़ा था कि ट्रैकिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो और मेगास्पोर हो गए थे। लेकिन माइक्रो और मेगास्पोर का जो फंक्शन था उसका फंक्शन क्या था, यही था कि हमने सीड चाहिए, और सीड के लिए जो है नेचर में इस तरीके के स्पोर बनने शुरू हो गए थे। और सीड का इवोल्यूशन कहाँ हुआ था, टेरिडोफाइटा में। तो सीड बनने का प्रोसीजर शुरू हुआ था, लेकिन प्रॉपर सीड जो है वो टेरिडोफाइटा में नहीं बना था। अब प्रॉपर सीड कहाँ पे बना था, प्रॉपर सीड बनेगा हमारा जिम्नोस्पर्म में। तो अब हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म में क्या है। प्लीज़ इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो है सीड बनता है, लेकिन सीड जो होता है वो ओवरी या फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन से सीड हुए, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड हुए वो हुए हमारे नेकेड सीड हुए। इसमें ये होता है कि सीड जो होते हैं ना आर नॉट इंक्लूज्ड बाय ओवरी वॉल बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ आपको आगे स्लाइड में समझ में आएगी कि बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्यों इनक्लोज नहीं है। लेकिन हम इस लाइन को याद रखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स होते हैं वो बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी की जो वॉल होती है उसमें इनक्लोज्ड नहीं होते। देखो जो ये आपको नोट मिल रहे हैं, इस नोट्स के अंदर आपको हर एक लाइन ऐसी मिलेगी जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो प्लीज़ आप पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में जाना, तभी जो है ये नोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी कुछ मिस होएगा तो हमें लगेगा कि ये चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हमें पता चल गया कि जो है फ्लावर नहीं बनता। सीड कौन से होते हैं, हमारे नेकेड होते हैं। हमारा जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट से बिलोंग करता है, किंगडम प्लांटी से करता है, और सब किंगडम इसका होता है एम्ब्रियोफाइटा। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है। एम्ब्रियोफाइटा होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। देखो सबसे पहले एम्ब्रियोफाइटा के बारे में हमने कहाँ बात की थी, ब्रायोफाइटा में की थी। ठीक है, हमने जो एल्गी है वहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा के बारे में बात नहीं की थी। वहाँ पे हमने एक टर्म यूज की थी जाइगोटिक मियोसिस, जहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो है जाइगोटिक मियोसिस हो रही थी और उसी से स्पोर की फॉर्मेशन थी। लेकिन जहाँ हम टेरिडो ब्रायोफाइटा में पहुँचे वहाँ पे पहले एम्ब्रियो बन रहा था और उसके बाद हमारी स्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी। पूरे प्लांट किंगडम में हमने क्या सीखा है, स्पोर की फॉर्मेशन की है। दो चीज़ें हमने बहुत कॉमन पढ़ी हैं। एक क्या पढ़ा है कि प्लांट बॉडी या तो गैमेटोफिटिक होगी या स्पोरोफिटिक होगी। लेकिन एक बार हर प्लांट में स्टेज आएगी, एक बार उसमें स्पोरोफिटिक स्टेज होती है और एक बार गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि हम स्पोर बना रहे हैं। इतना पढ़ते पढ़ते यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि जो स्पोर होते हैं वो हमने क्यों बनाए। स्पोर से अल्टीमेटली हम तब एडवांस होते गए तो हमने सीड बनाया, और एडवांस होंगे तो हमें क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए, फ्लावर चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये सारा का सारा जो है नेचर में एक चीज़ हुई कि एम्ब्रियोफिटिक और जो है हमारा स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक बॉडी की फॉर्मेशन हुई। अब ये जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन से एरा में हमें मिले, पहला जोइक एरा में हमें मिल गई। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, सेप्रोफिटिक है। और सेप्रोफिटिक मेन प्लांट बॉडी हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, टेरिडोफाइटा से पढ़ते आ रहे हैं। एक टर्म है
फेनेरोगैमस, जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि फेनेरोगैमस के अंदर कौन कौन से जो है हमारे प्लांट आते हैं, लेकिन ये टर्म किसने दी थी? गोएबल ने जो है ये टर्म दी थी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में मेन बात हमने क्या याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं, जो बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी की वॉल के अंदर इनक्लोज नहीं होते। और सब किंगडम क्या होता है? एम्ब्रियोफाइटा होता है। कौन सा एरा होता है? हमारा पैलाजोइक एरा होता है। और ये जो इनको फेनेरोगैमस बोलते हैं, ये टर्म हमारी गोएबल ने दी थी। और प्लांट बॉडी का तो हमें अब तक याद हो गया कि टेरिडोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक जो मेन प्लांट बॉडी है वो हम सेप्रोफिटिक ही पढ़ते हैं। और स्पोरोफिटिक का मतलब होता है 2n। ठीक है, अब कुछ जिम्नोस्पर्म के हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। साइकस, पाइनस, ओरेकेरिया, थूजा, सैडरस, पिक्सिया, एबिस, जूनिपर्स और लैरिक्स। देखो, हर जिम्नोस्पर्म की ना एक अपनी अलग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको जिम्नोस्पर्म में रूट से कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें याद आएगा कि जिम्नोस्पर्म में जनरली जो होती है वो होती है टैप रूट। लेकिन एक एग्जाम्पल होता है थूजा का, जहाँ पे हमारे पास होती है एडवेंटिशियस रूट। ये हम दिमाग में रखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके अंदर टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी, लेकिन थूजा में हम याद रखेंगे कि कौन सी रूट होती है? हमारी एडवेंटिशियस रूट होती है। फिर बात आती है कि हमारे जिम्नोस्पर्म कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, यानी कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं। फिर क्या आता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उसमें ये बहुत बड़े साइज के प्लांट मिलते हैं, ट्री मिलेंगे, शब्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हर्ब्स होती हैं, तो हर्ब्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म नहीं होती। दूसरी बात, ये जो है एवरग्रीन प्लांट है, लेकिन आपको पता है हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में हर जगह एक्सेप्शन मिलता ही है। तो जो टेक्सोडियम जो होता है वो हमेशा ग्रीन नहीं रहता, वो एवरग्रीन नहीं है, उसमें लीफ का फॉल होता रहता है। तो हम याद रखेंगे एक एक्सेप्शन टी से हमारे पास थुजा हो गया, जिसमें टैप रूट ना होके एडवेंटिशियस रूट हो गई। दूसरा हमारे पास टेक्सोडियम हो गया। जनरली जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, लेकिन टेक्सोडियम जो होता है वो एवरग्रीन नहीं होता। फिर उसके बात आती है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो बहुत लार्ज ट्री होते हैं। तो क्वेश्चन होना चाहिए कि कोई तो ऐसा ट्री हो जो बहुत लार्ज होता है, तो उसका नाम क्या होता है? सिकोया, या हम उसको रेड वुड ट्री हम बोलते हैं। और कौन से जो है ऑर्डर से बिलोंग करता है? ये कोनीफेरस से जो है बिलोंग करता है। तो अगर लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात मिल जाए, सिकोया और रेड वुड जो है हम याद रखेंगे। और ये क्या है? एवरग्रीन है। तो इस पूरे पेज पे हमने मोटा मोटा क्या देखा? ये देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं। बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होते। दूसरा हमने बात किया कि जो फेनेरोगैमस जो टर्म है वो गोएबल ने दी थी। मोस्टली जो होती है टैप रूट होती है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो हमारा थूजा है। एवरग्रीन होते हैं, लेकिन टेक्सोडियम जो होता है वो एवरग्रीन नहीं होता। और जो लार्जेस्ट जो जिम्नोस्पर्म होता है, यानी कि लंबाई में जो सबसे लंबा होता है, सिकोया होता है। और इसके अंदर लंबे ट्री भी आते हैं, शब्स भी आते हैं, लेकिन हम हब्स की बात नहीं करते। और जो प्लांट की बॉडी होती है वो हमारी सेप्रोफिटिक होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो, मैंने आपको बताया कि जो ये प्लांट होते हैं इसके अंदर कौन सी रूट होती है? हमारी टैप रूट होती है। लेकिन टैप रूट में जो है मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन क्या है? हम पढ़ते हैं साइकस। साइकस के अंदर टैप रूट है। टैप रूट क्या होती है? हमारी ग्राउंड में होती है, और इस तरीके की टैप रूट होती है जिसमें साइड में जो है सेकेंडरी रूट निकलती है, टर्शरी रूट निकलती है, नीचे रूट कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि टैप रूट कैसी होती है। नहीं पता तो इसे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो ये ऊपर निकला हुआ है, एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो है वो निकल जाता है। किसमें? साइकस के अंदर। कौन सी रूट में निकल जाता है? टैप रूट में। और उसको हम नाम देते हैं कोरेलोइड रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे कि साइकस में टैप रूट है, लेकिन टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया कोरेलोइड रूट में। और ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है।
दूसरा जो ये है, ये ग्रो हुई है वो कैसे हुई है, एपोजियोट्रोपिकली, यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट जो है ये ग्रो हुई है एपोजियोट्रोपिकली। ये एक्सेप्शन मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है कि एक एक्सेप्शन होता है जिसमें टैप रूट नहीं होती जिम्नोस्पर्म के अंदर। वो कौन सा जिम्नोस्पर्म होता है, हमारा थूजा, जिसके अंदर हमारी कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट। साइकिस में हमने याद किया, सी से साइकस, टैप रूट होती है, लेकिन टैप रूट का क्या होता है, मॉडिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। उसके बाद हम बात करते हैं लीफ की। लीफ कैसी होती है, पिन्नेट लीफ होती है, और स्टेम जो होती है वो अनब्रांच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा में। हम ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा की बात कहाँ पे करते हैं, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में हमारा स्टिग्मा जो है वो अब्सेंट होता है। हमें पता है कि स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टिग्मा जो है पोलिनेशन में काम करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर स्टिग्मा नहीं है, पोलिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जो स्पोर है, यानी कि जो मेल गैमेट है, उस वो या तो डायरेक्टली लीव से जाता है या विंड से जाता है, हवा से जाता है, ठीक है। पोलिनेशन कैसे होता है, बाय डायरेक्टली लीव्स, या फिर हम लिख सकते हैं विंड से होता है, ठीक है, विंड में चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें मेल गैमेटोफाइट है, तो 2 जो गैमेट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 प्रोड्यूस होते हैं। हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा से हमने कोन वर्ड पढ़ा, ठीक है, कोन वर्ड पढ़ा, मेगास्पोर पढ़े, माइक्रोस्पोर पढ़े। तो जो कोन होते हैं ना वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होते हैं, कोन। देखो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन मतलब कोन होते हैं। सीड जो है उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये चीज़ हमने बहुत बार पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। और फूड क्यों जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ये एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। देखो हमने पढ़ लिया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो जाइलम होते हैं उनके अंदर ट्रैकिड और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, और फ्लोएम जो होते हैं उनके अंदर जो है सीव सेल होती हैं, कंपेनियन सेल होती है। लेकिन जो हमारा जिम्नोस्पर्म है उसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम तो आ गए, लेकिन बिल्कुल एडवांस लेवल के हमारे जाइलम और फ्लोएम नहीं आए। तो जो जाइलम होगा उसके अंदर वेसल प्रेजेंट नहीं होता, और फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो है ऑप्शन में मिल जाता है कि जाइलम के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल प्रेजेंट होते हैं या नहीं। देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। आप याद रखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम जो है प्रॉपर वे में है, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में प्रॉपर वे में नहीं है, वहाँ पे कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे कि जाइलम के अंदर हमारा वेसल प्रेजेंट नहीं होता, कोई कंपेनियन सेल नहीं होती, कोई सीव ट्यूब नहीं होती। तो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा, इस पेज पे हमने यही पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं, देखो हमने प्लांट की बात कर दी, लंबे लंबे प्लांट पढ़ रहे हैं हम जिम्नोस्पर्म में, तो सही बात है कि लंबे लंबे प्लांट है, तो हम रूट की भी बात पढ़ेंगे, हम स्टेम की भी बात पढ़ेंगे, हम लीफ की भी बात पढ़ेंगे। और लंबे प्लांट हैं तो खाना और जो पानी है वो ऊपर तक जाने के लिए हम जाइलम और फ्लोएम की भी बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने दिमाग में लगा लिया कि साइकस जो होता है उसमें टैप रूट तो होती है, क्योंकि इन जनरल जो है हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर टैप रूट होते हैं। तो साइकस में क्या है, टैप रूट तो है, लेकिन उसमें एक मॉडिफिकेशन है, जिस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। और कोरेलॉइड रूट की जो ग्रोथ होती है वो एपोजियोट्रोपिकली होती है। लीफ जो होती है वो पिन्नेट होती हैं और अनब्रांच्ड होती है। स्टेम जो होती है ब्रांच नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर जो है स्टिग्मा नहीं होती, यानी कि पोलिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली होता है लीव से या विंड से। फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का तो हमें पता ही है कि कौन है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कौन है। और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी। और जो मेन बात ये है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट तो है, लेकिन ये प्रॉपर वे में नहीं है, इसमें वेसल नहीं है और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो
रूट में हम दूसरी बात करते हैं कोनिफर्स में, ठीक है। साइकस में हमने पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं कोनिफर्स में, और कोनिफर्स के अंदर आता है हमारा पाइनस और सैडरस, ठीक है। ये दो जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कोनिफर्स के अंदर, पाइनस और सैडरस। यहाँ भी कौन सी रूट है? टैप रूट है, ठीक है। एक एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया थूजा, जिसमें एडवेंटिशियस रूट है, बाकी टैप रूट है। लेकिन साइकस पाइनस के अंदर हम क्या है, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। टैप रूट जो पाइनस के अंदर जो टैप रूट है उसमें क्या होता है हमारा माइकोरिजा एसोसिएशन, ठीक है। और जो माइकोरिजा एसोसिएशन होता है वो किसके साथ होता है? फंगस के साथ होता है, एल्गी के साथ होता है, किसके साथ होता है? ये भी एग्जाम में आता है। तो माइकोरिजा जो होता है हमारा फंगस के साथ एसोसिएशन होता है, किसके बीच में होता है? रूट ऑफ हाइयर प्लांट, जो हाइयर प्लांट की रूट होती है और जो फंगस होता है उसके एसोसिएशन को हम माइकोरिजा बोलते हैं। लेकिन कई बार काफ़ी डीपली पूछ लिया जाता है कि माइकोरिजा एसोसिएशन एक्टोटाइप का है या एंडोटाइप का है। तो पाइनस के अंदर माइकोरिजा एसोसिएशन है, लेकिन एक्टोमाइकोरिजा एसोसिएशन है, ठीक है। स्टेम जो है साइकस में हमने कैसी पढ़ी? अनब्रांच्ड, लेकिन पाइनस में हम कैसे पढ़ रहे हैं? ब्रांच्ड। लीफ, देखो ये लीफ हम याद रखेंगे कि जो पाइनस है, देखो पी से पिन, पाइनस में कैसे स्पेलिंग है? PIN, पिन, पी से पिन, और पाइनस इसकी लीफ कैसी है? निडल लाइक, यानी कि पिन जो है, पाइनस जो है वो पिन चुभो देता है, निडल चुभो देता है, निडल शेप है। लेकिन अगर ये निडल शेप आई है तो कुछ तो कारण होगा ना कि निडल शेप आई है। हमें पता है कि हमारे जिम्नोस्पर्म जो है बहुत ठंडे एरिया में होते हैं, यानी कि कूल एरिया में होते हैं, हिली एरिया में होते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो वहाँ पे इसने अपने सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर में वेरिएशन होती है उसके विदस्टैंड के लिए इसने क्या किया? अडप्टेशन कर दी। तो इस अडप्टेशन के कारण इसमें जो है नीडल शेप जो है लीफ बन गई, ताकि लीफ से जो है वाटर जो है ज़्यादा रिमूव नहीं हुए। दूसरा, अब इनकी जो लीफ होती है उनके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। थिक क्यूटिकल से मतलब एक जो लीफ पे चिकनापन होता है, उसके सरफेस के ऊपर चिकनापन होता है, वो क्यूटिकल के कारण होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? वाटर लॉस में हेल्प करता है, ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है एक स्टोमेटा लीफ के ऊपर नॉर्मल होते हैं, जहाँ प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ पे होते हैं, लेकिन इस जब भी अडप्टेशन होती है तो वो स्टोमेटा अंदर की तरफ चले जाते हैं। हर एक अडप्टेशन का जो यहाँ पे काम है वो क्या है? जो कि टेम्परेचर में वेरिएशन है और वाटर का लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये अडप्टेशन ली गई है, ठीक है। तो एक्टोमाइकोरिजा जो रूट है वो पाइनस में है, और एंडोमाइकोरिजा जो हमारी ओरोकेसिया के अंदर है। हम ये याद रखेंगे, एंडोमाइकोरिजा ओरोकेसिया के अंदर है। लेकिन एक्टो और एंडो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करके ऑप्शन नहीं दे रखा है तो वी विल गो विद किसके साथ जाएंगे? माइकोरिजा एसोसिएशन। अब हमने क्या पढ़ा? दो चीज़ पढ़ी हमने, एक हमारा साइकस पढ़ा, एक हमारा पाइनस पढ़ा। साइकस में हम सी से याद रखेंगे कि कोरेलोइड रूट है। पाइनस में हम एक चीज़ से रिलेट करेंगे, सबसे पहले पाइनस यानी कि पिन की निडल लाइफ लीफ होती हैं, और एसोसिएशन एक्टो और एंडो होता है। एक्टो किस में होता है? हमारा पाइनस में होता है, ठीक है। और जो एंडो होता है हमारा ओरेकेसिया के अंदर होता है। और इसमें हमने दो तीन बात नहीं पढ़ी जो कि हमने साइकस में नहीं पढ़ी थी, कि इसमें क्यूटिकल भी थिक होता है और संकन स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको दो जो मेन एग्जाम्पल दे के हमने रूट के बारे में पढ़ा है, साइकस और पाइनस के बारे में, वो आपको याद रहेगा। एडवेंटिशियस रूट हमारी थुजा के अंदर होते हैं। अब मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे टैप रूट दिखा देती हूँ। देखो, ये होती हमारी टैप रूट, ठीक है, जो कि ये हमारा होगी सोयल के नीचे ये होगी हमारी टैप रूट। टैप रूट जो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे रूट में डिवाइड होती है। नीचे हमारी रूट कैप होती है और ये रूट टिप होती है। रूट कैप का हमें पता है कि प्रोटेक्शन में काम होती है। जो टैप रूट हमारी होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। ये डेवलप होती है फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियोज रेडिकल। हमारे पास एम्ब्रियो बनता है उसके रेडिकल से। देखो ये जो टर्म है एम्ब्रियोज रेडिकल, ये तब हम या तो मोर्फोलॉजी करेंगे या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, कहीं पे वहाँ आगे तो मैं वहाँ समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन हम याद रखेंगे कि कहाँ से डेवलप होती है, एम्ब्रियो के रेडिकल से होती है। टैप रूट में कितने पार्ट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि डिवीज़न, और डिवीज़न जो होती है ये वाला जो एरिया होती है वहाँ पे डिवीज़न होती है, और डिवीज़न बहुत जल्दी जल्दी होती है। फिर इस वाले एरिया में क्या होता है? इलोंगेशन, यानी कि साइज बढ़ना शुरू हो जाता है रूट का। और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, ठीक है। तो टैप रूट के बारे में हम इतना याद रखेंगे।
फिर आता है कि टैप रूट हुई क्यों, इसका काम क्या था। देखो टैप रूट हमें जनरली जो है डाइकोटिलेडन्स में मिल जाती है, ठीक है, लेकिन इसका काम होता है स्टोरेज में। कहीं पे भी क्वेश्चन दिख जाए कि इसमें टर्निप में, रेडिस में, किसी भी चीज़ में कि स्टोरेज हो रहा है, तो कौन सी रूट करती है, हमारी टैप रूट करती है। रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हमने यहाँ पे बात कर ली साइकस और पाइनस में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही जो रूट का मॉडिफिकेशन हुआ, दो तरीकों से मॉडिफिकेशन हुआ, कोरेलोइड और माइकोरिजा। और टैप रूट जो होती है कहाँ पे होती है, डाइकोटिलेडन्स में। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि रूट जो है वो किस तरीके की हमारे जिम्नोस्पर्म में होती है और किस तरीके की होती है, साथ के साथ कौन सा मॉडिफिकेशन होता है और कौन सा जो हमारे पास एक्सेप्शन है। ये जो है क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म की वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हर मतलब ये जितने भी नोट्स हैं, नोट्स में हर वो लाइन है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे ही होंगे, ठीक है, चाहे वो आप कौन सा भी टीचिंग एग्जाम दे के आ रही हो। मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशल एचटेट के लिए हर कोई एग्जाम जो है उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है उसकी क्लास है साइकेडोफाइटा, जिंकगोफाइटा, कोनिफर फाइटा एंड नीटोफाइटा, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होती हैं उसमें रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती है, ये हमें पता है। इसको एक टर्म दी जाती है क्रेमोफाइटा, इसको भी याद कर लेना, क्रेमोफाइट भी बोल देते हैं हम जिम्नोस्पर्म में, क्रेमोफाइट, ठीक है। जो साइकेडोफाइटा जो होता है हमारा, ये क्या है, हमारा बहुत पुराना जो है ग्रुप है जिसके अंदर जो मेंबर हैं वो अब मोस्टली एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इसमें एक एग्जांपल है हमारा साइकेडी फिलिकेलस, जिसको हम सीड फर्न पूछ लेते हैं, तो सीड फर्न का नाम पूछ लिया जाता है। सीड फर्न कौन से होते हैं, हमारे साइकेडी फिलस होते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल होता है बेनिटियलस होता है और कोर्डियलस होता है। ये कहाँ पे जो है अडेप्ट हो गए थे, जहाँ पे ऑक्सीजन पुअर, ऑक्सीजन रिच नहीं, ऑक्सीजन पुअर जो स्वैम्पी एरिया था, ये वहाँ पे अडेप्ट हो गए थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा जो हमारा क्लास है वो ऑक्सीजन पुअर एरिया के अंदर अडेप्ट हो गया, तो वो हमारा जो सबसे पुरानी क्लास है जिसको हम बोलते हैं साइकेडोफाइटा, वो हमारी इस रीजन में मिली थी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो फोसिल्स होते हैं वो कौन से ग्रुप में मिलते हैं। देखो जिंकगोफाइटा और कोनिवर फाइटा, जीसी, ये जो जीसी है इसमें लिविंग और फोशियल दोनों फॉर्म मिलती है, और बार बार क्वेश्चन जो होता है वो जिंकोगा के नाम से आता है, जिंकैगो के नाम से आता है कि जो है फोशियल कौन सा है। तो जिंकोगो को हम थोड़ा दिमाग में याद रखेंगे, वैसे जीसी से कर लेंगे, सी से साइकेडेलस और जिंकोएलस और कोनीफेरेलस। तो इसके अंदर जो लिविंग और फोशियल फॉर्म होती है, इन चार एग्जाम्पल को हम याद करेंगे, ठीक है। ये जो नीटोफाइटा जो होता है, पहली बात नीटोफाइटा जो है एक एंसेस्ट्रल कनेक्शन होता है किसके बीच में, जिम्नोस्पर्म के बीच में, ठीक है। एक क्या हो गया, ये हमारा एक एंसेस्ट्रल कनेक्शन हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि लिविंग फोशियल की बात की जाए तो हमारा कौन सा है, नीटेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये नीटल्स होता है इसमें तीन ग्रुप होते हैं, जेनिटम सॉरी नेटम, एपेड्रा और वोल्विचिया, ठीक है। अपेड्रा जो होता है उसकी एक अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, जो कि रेस्पिरेशन जो है और किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड जो ब्रीदिंग से रिलेटिंग प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जो नीटल्स होती हैं उसमें आर्केगोनिया अब्सेंट होती है, ये बात हम याद रखेंगे। नीटल्स में क्या है, हमारा आर्केगोनिया अब्सेंट होते हैं। और जो नीटल्स होता है ना, देखो हमने ये पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारे वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो ये वाला ग्रुप है यानी कि जीनोफाइटा, जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है, नीटोफाइटा बोलो, जीनोफाइटा बोलो, वटेवर, नीटोफाइटा के अंदर जो है नेटम, अफेड्रा और वेलविशिया, इनके अंदर क्या होती हैं, ट्रू वेसल प्रेजेंट होती हैं। और घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्योंकि हमें ये बात याद हो जाती है कि भाई हमारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहाँ पे पूरे के पूरे जो जाइलम और वेसल नहीं होते, लेकिन एक एक्सेप्शन हर जगह आपको देखने को मिला है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो हमारा लास्ट का जो ग्रुप है नीटोफाइटा, वहाँ पे एक्सेप्शन है और वहाँ पे ट्रू वेसल हमें मिल जाते हैं, मतलब वैसे वेसल मिल जाते हैं जैसे हमें एंजियोस्पर्म के अंदर मिलते हैं।
दूसरा, जिम्नोस्पर्म में जो है सेकेंडरी ग्रोथ लेती है, ठीक है। स्टेम जो होती है वुडी होती है, लेकिन जो इसकी वुड होती है वो सॉफ्ट वुड होती है। हमें पता है कि वुड दो तरीके की होती है, एक सॉफ्ट वुड होती है, एक हार्ड वुड होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारी सॉफ्ट वुड होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या है, अभी जिम्नोस्पर्म में मॉडिफिकेशन की शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है हमारा जिम्नोस्पर्म, तो उसमें सॉफ्ट वुड होती है। एक होता है कि लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट स्पर्म और लार्जेस्ट ओविल किसके अंदर बनता है, वो हमारा साइकस के अंदर बनता है, ठीक है। जो साइकस ऐसा है जिसके अंदर सब कुछ लार्ज लार्ज बनता है। ये फिर मैंने यहाँ पे वही लिख रखा है कि आल जिम्नोस्पर्म में जो है वेस्कुलर प्लांट है, जाइलम और फ्लोएम है, लेकिन जाइलम में वेसल नहीं होता, फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो स्लोप एरिया में होते हैं, वही जो कोल्ड एरिया होते हैं, माउंटेन एरिया होते हैं, लेकिन सम काइंड ऑफ अडेप्टेशन कहीं पे होती है, तो जीरोफिटिक कंडीशन एडेप्टेशन भी इनके अंदर जो है आ जाती है। तो ये है हमारी जिम्नोस्पर्म की क्लास, और जिम्नोस्पर्म की जो नीटोफाइटा क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है एंजियोस्पर्म टाइप का स्ट्रक्चर दिखने लग गया था, यानी कि ट्रू वेसल आ गए थे, आर्किगोनिया एब्सेंट थे। ये तीनों नाम हम याद रखेंगे। लिविंग और फोसिल फॉर्म के बारे में भी हम याद रखेंगे, और साइकेडोफाइटा में भी हम याद रखेंगे कि ऑक्सीजन पुअर, रिच नहीं, ऑक्सीजन पुअर एरिया के अंदर इसकी एडेप्टेशन हो गई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताना, नहीं भी आया तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, हेटेरोस्पोर्स होते हैं, और हेटेरोस्पोर्स के बारे में शुरू में हमने कहाँ पे सुना, टेरिडोफाइटा में। और मैंने आपको ये बताया कि टेरिडोफाइटा में जो है हेटेरोस्पोर्स आए, उसके पीछे जो हमारे नेचर का एक रीज़न है, वो क्या रीज़न होता है कि हमें अल्टीमेटली अब क्या बनाना है, सीड बनाना है। उसके लिए हमें हेटेरोस्पोर्स की नीड होती है, क्योंकि हेटेरोस्पोर्स की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे कोन के ऊपर, कोन क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं। उसके ऊपर ऐसी अरेंजमेंट होती है जो कि हमारी सीड बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि यहाँ पे होती है, ठीक है। वही टेरिडोफाइटा की तरह यहाँ भी दो तरीके के स्पोर होते हैं, एक मेगा स्पोर होते हैं और एक माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर को हम मेल स्पोर बोलते हैं और मेगा स्पोर को फीमेल स्पोर बोलते हैं। और ये स्पेशल टाइप की लीफ होती है स्पोरोफिलस, जो हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ी थी, स्पोरोफिलस के ऊपर ये अरेंज होती है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ होती है कि जो ये कोन होता है ये कैसे होता है, स्पायरली अरेंज्ड होता है। एक स्पायरली अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है अलोंग द एक्सिस। इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम स्ट्रोबिलाई भी बोल देते हैं, ठीक है। स्ट्रोबिलाई कुछ नहीं होता, वही हमारी जो है कोन, उसको हम बोल देते हैं। अब मेल कोन और फीमेल कोन के बारे में आपको पता है कि जो मेल कोन होते हैं, द स्ट्रोबलाई यानी कि कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, और मेल स्ट्रोबिलाई। ऐसे ही जो फीमेल होती हैं मेगास्पोरोफिलस को हम फीमेल कोन बोल देते हैं। अब एक डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं जिससे हमें साइकस और पाइनस का जो है पूरा का पूरा समझ में आए। देखो साइकस के अंदर हमें टैप रूट पड़ी थी, पाइनस के अंदर भी टैप रूट पड़ी थी, लेकिन साइकस में सी से साइकस है और सी से कोरेलोइड है। एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको कोरेलोइड रूट बोलते हैं। स्टेम जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है, लीफ जो होती है पिन्नेट होती है। मेल कौन, वन ट्री पे मेल कोन होता है, ये याद रखेंगे। दूसरे ट्री पे जो है मेगास्पोरोफिल होती है। मेगास्पोरोफिल यहाँ पे इसलिए लिख दी है क्योंकि इसके अंदर जो होता है फीमेल कोन जो है वो ट्रू फॉर्म में नहीं होता, वो अब्सेंट होता है, सिर्फ मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये जो प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस होंगे। समझ में आ गया, डायोसियस यानी कि मेल अलग प्लांट पे और फीमेल जो है अलग प्लांट पे, तो डायोसियस होंगे। लेकिन हमारे पाइनस में कौन सी रूट है, माइकोरिजा है, स्टेम ब्रांच है, लीफ कैसी है, निडल शेप होती है। जो मेल और फीमेल जो हैं वो सेम प्लांट पे हैं तो मोनोसियस बोलेंगे, और मोनोसियस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये वाली टर्म हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये इतना जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। अब कैसे सीड बनता है हम डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, फीमेल कौन है, स्पायरली अरेंज्ड है, स्पोरोफिल, उसके ऊपर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है। ये हम मेगास्पोर को लेके चलते हैं जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। मेगास्पोर को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसके अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यू सेलस सेल, ठीक है।
इंटेगुमेंट जो है वो बाहर की लेयर होती है जो कि सीड बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो इंटेगुमेंट जो है वो टेरिडोफाइटा में भी है, जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में भी है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें एक इंटेगुमेंट होती है, और हमारे जो एंजियोस्पर्म होते हैं क्योंकि वो बहुत हायर लेवल की फॉर्म आ जाएगी, वहाँ पे हम इंटेगुमेंट देखेंगे कि 2 इंटेगुमेंट हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो ये न्यू सेलस, जो ये मास प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारी सेल होती है, लेकिन एक सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इसके अंदर हमारी होती है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर मियोसिस होता है तो हमारी 4 सेल बनती हैं, और 4 सेल में से 3 सेल जो होती है वो जनरेट हो जाती है, और एक सेल जो होती है वो हमारी फंक्शनल सेल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास एक ट्री है, साइकस का लगा लो, पाइनस का लगा लो, फीमेल कोन यहाँ पे बन रहा है, हमने एक फीमेल कोन उठाया, ये उसका हमने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया, जिसमें बाहर इंटेगुमेंट होता है। इंटेगुमेंट एक इंटैक्ट लेयर होती है जो कि हमारी सीड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके अंदर एक टिश्यू भरा हुआ होता है, जिस टिश्यू को हम बोलते हैं न्यू सेलस टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल होती है। एक सेल को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि मदर है, तो मदर क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी क्या करने में, म्यूसिस होएगी और 4 मेगास्पोर बनेंगे। देखो ये चीज़ तो हम एंजियोस्पर्म में भी पढ़ते हैं और हम इस चीज़ से फामिलियर है, नई चीज़ नहीं है। और एक जो होता है फंक्शनल होगा। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ये कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि आर्केगोनिया होता है। और ये किसके ऊपर बन रहा है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, तो इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो डिपेंडेंट किस पे होगा, हमारा स्पोरोफिटिक, क्योंकि हमारी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा स्पोरोफिलस है, और ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर ये हमारा गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। अब क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर 2 या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया फॉर्म होते हैं। आर्किगोनिया क्या होती हैं, हमारी जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उनको हम आर्किगोनिया बोलते हैं। तो ये 2 आर्किगोनिया हमारी, ठीक है, बन गई। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब ये आर्किगोनिया बन गई, तो आर्किगोनिया में ही जो है हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लेता है। हमारे क्या होंगे, मेल गैमेट से पोलन आएंगे, वो रिलीज कहाँ पे होंगे, हमारी आर्किगोनिया के अंदर रिलीज होंगे। और जैसे ही आर्किगोनिया के अंदर इनका फ्यूजन हो जाएगा, इनकी मेटिंग हो जाएगी, तो हमारा जाइगोट की फॉर्म हो जाएगी। अब क्या है, हमारा ये सीड बना रहा है हमारा, ठीक है। इस सीड में हमारा बाहर क्या होता है, सीड होता है, उसके बाहर सीड कोट होता है, लेकिन इसमें हमारा एंडोस्पर्म भी होता है। सीड में हमने ये पढ़ा कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म सीड के अंदर क्यों होता है, क्योंकि ये डेवलपिंग जो गैमेटोफाइट होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये हमारा एम्ब्रियो हो गया, और एम्ब्रियो जो होता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट होता है, यानी कि इससे फिर हमारी दोबारा से ये प्लांट बॉडी बनेगी, और फिर से ये साइकिल जो है पूरा का पूरा हमारा रिपीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन होता है कि जाइगोट कहाँ से डेवलप होता है, जाइगोट हमारा एम्ब्रियो से डेवलप होता है। ओव्यूल जो होता है उसको हम सीड बोलते हैं, और ये जो सीड होता है ये कवर नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा फीमेल कोन। फीमेल कोन में क्या होता है, हमने पढ़ा कि 2 तरीके के स्पोर होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो और हेट्रो स्पोर की रचना जो है सृष्टि ने इसलिए की क्योंकि हमें क्या है, सीड मिल जाए, ठीक है। हमें सीड मिलने के लिए सबसे पहले ये हमारी जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक, ठीक है। और स्पोरोफिटिक से हमारा मतलब हो गया 2n। और जो ये हमारा मेगास्पोर क्या है, ये डिपेंड है, यानी कि इसके ऊपर ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। पोलन हमारे आर्किगोनिया के अंदर आए, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना। अब हमारे पास पूरा एम्ब्रियो है, सीड की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन हमारा सीड जो है वो नेकेड है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो पोलन ग्रेन कैसे बनाता है। जो ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि मेल गैमेट, इसमें क्या होता है,
इसमें भी बहुत सारी सेल्स बनती हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी मियोसिस होती है, लेकिन इसके अंदर वो प्रोसीजर नहीं होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। यार देखो सीधी सी बात है, जो मदर सेल बनती है वो कहाँ पे बनती है? मदर सेल यानी कि मदर से मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहली बात हम याद रखेंगे कि मदर सेल जो होती है वो हमारी कहाँ पे बनेगी? जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वहाँ पे बनेगी। तो ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे मदर सेल नहीं बनती, यहाँ पे जो है वो मियोसिस हो जाती है और पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो हैं ये क्या है? दो मेल गैमेट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि दो मेल गैमेट होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल बनती है, जनरेटिव सेल बनती है, ये हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं ये सारी बातें। या हम याद रखेंगे कि दो मेल गैमेट बन जाते हैं, ये हमारा है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन हमारा हेल्प करता है किसमें? फर्टिलाइजेशन में। और ये हमने शुरू में पढ़ा था कि इसके अंदर स्टिग्मा नहीं होता जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन में कौन हेल्प करती है? हमारी विंड या लीव्स जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। नंबर जो होता है इनका कन्फाइंड नंबर होता है। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट हमारा कौन सा होता है? पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन को हम याद रखेंगे कि डिप्लॉइड होता है और मल्टी सेलुलर होता है। हमें पता है कि पोलन ग्रेन का काम क्या है? फर्टिलाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जो गैमेटोफाइट फॉर्म बनी वो कौन है? हमारा पोलन ग्रेन हमारी गैमेटोफाइट फॉर्म है। देखो हमने हर किसी में या तो हमने स्पोरोफाइट से लाइफ शुरू की है या हमें गैमेटोफाइट से शुरू किया है। अगर स्पोरोफाइट से की है तो हमें लास्ट तक जाते जाते गैमेटोफाइट मिल जाता है, अगर गैमेटोफाइट से शुरू की है तो लास्ट तक जाते जाते हमें गैमेटोफाइट मिल जाता है। तो हमने यहाँ स्पोरोफिटिक से शुरू किया, माइक्रोस्पोरेंजिया में भी गैमेटोफाइट हमारी कौन बना? पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन क्यों बना? फर्टिलाइजेशन के लिए बना। तो ये चीज़ दोबारा से मैंने यहाँ लिख दी है कि जो फीमेल कौन होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूसेलस होता है, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर डिवीज़न होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, 2 और मोर ऑर्केगोनिया होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर हमें जाइगोट, एम्ब्रियो और जो है हमारा सीड जो है वो मिल जाएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें जिम्नोस्पर्म की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले एज ए एडिबल सीड, एडिबल सीड में किसका यूज किया जाता है? पाइनस जेरेडियाना का। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाइनस जेरेडियाना, क्योंकि जो पाइनस के सीड होते हैं वो एडिबल होते हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ कि सम जिम्नोस्पर्म्स आर एडिबल। पाइनस जो होता है, पाइनस में एक होता है पाइनस एडुलिस और पाइनस नट, ठीक है, ये भी एडिबल है। और दूसरा जो है एज ए ड्राई फ्रूट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइनस जेरियाडाना, यानी कि ये वाला जिसका नाम होता है चिलगोजा भी हम जिसको बोल देते हैं और नेजा भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 3 साल जो है मैचुरेशन होने में यानी कि मैच्योर होने में लगाता है और ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है। ये होता है हमारा प्रोटीन रिच सीड होता है। और ये कौन से प्लांट के कॉम्बिनेशन में होता है? सेड्रस और पाइनस। तो पूछा जाए कि कौन सा जो सीड है वो खाया जाता है, अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो चिलगोजा होता है जिसको हम नेजा भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है जो पाइनस जेरेडियाना होता है। कौन से प्लांट से होता है? हमारा सिड्रस और पाइनस प्लांट से ये हमें मिलता है। दूसरा जो पाइनस होते हैं उनमें पाइनस एड्यूलस और पाइनस नट भी मिलता है। पाइनस के बारे में अब तक जो है एग्जाम में सीड के बारे में पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि साइकस के बारे में पूछा जाए। तो जो साइकस के अंदर एडिबल सीड होता है वो हमारा आता है साइकस रेवोल्यूटा और डियोना एडुले, DIOONEDULE, डायोना एडुले। तो ये दो सीड होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म के जो होते हैं वो सीड हैं, वो खाने के लिए यूज होते हैं और काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा जो होता है एज ए टिम्बर की तरह यूज़ किया जाता है, पेपर में यूज़ किया जाता है। पेपर में कौन कौन यूज़ किया जाता है? पिक्सिया, पाइनस, लैरिक्स और एबिस। इस लैरिक्स को हम याद रखेंगे। लिनोलेनम होता है जो कि प्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है। एक ये एपेड्रा होता है जो कि रेस्पिरेटरी जो क्योर होता है उसमें हमारी हेल्प करता है। रेजिन्स का हम काफ़ी यूज करते हैं जो कि ट्रूपेंटाइन और रोजिन्स में हमारी हेल्प करता है। तो अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात देखी जाए तो जिम्नोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बार बार हम देखते हैं। दो जो है इनमें से PYQ है, ये एडिबल सीड के बारे में और अपेड्रा के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है, लेकिन हम साइकस के भी जो एडिबल सीड है उसको याद रखेंगे।
और जितनी भी कोई नॉमिक इम्पोर्टेंस है उनको याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाले हर टीचिंग एग्ज़ाम में DSSB और एस्टेट स्क्रीनिंग सब में आपकी हेल्प कर पाऊँ। मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।